आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 1 का चैप्टर 4। चैप्टर 4 हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था। जो चैप्टर 4 था वो पूरा कंप्लीट हो गया था और चैप्टर 4 का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए थे। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए तो अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बारी है। तो ये चैप्टर 4 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद हम आपको मॉडल कर देंगे जो कि आप हल करेंगे और आप उससे रिवीजन भी कर पाएंगे कि आपको कितना इस क्वेश्चन के चैप्टर का क्वेश्चन याद रहा, कितना क्वेश्चन भूल गए। जो भूल गए उसको फिर से पढ़िएगा। तो चलिए हम लोगों का सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन है। अगर आप चैप्टर 4 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग, ये पहला क्वेश्चन है हम लोगों का। देखिए सब्जेक्ट में यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन बोलते हैं, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बोलते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालें। या इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो इसका भी आंसर यही होगा। देखिए मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाले ऐसा, या सिंधु घाटी सभ्यता की नगर नियोजन एवं भवन निर्माण कला पर प्रकाश डालें। अब एक और बात समझिए, ये क्वेश्चन में और क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि हम हर साल ऐसे ही यही वाला क्वेश्चन पूछा, अगर इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो 2 क्वेश्चन है, क्योंकि या तो ये वाला नहीं तो एक और क्वेश्चन हम बताएंगे वो वाला, वैसे ही क्वेश्चन पूछा और बाकी बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो देखिए ये इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछा जाता है। यहाँ पर हम बोले सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता, तो यहाँ पर आएगा हड़प्पा सभ्यता की मुख्य विशेषता या सैंधव सभ्यता की मुख्य विशेषता भी आ सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा या सैंधव सभ्यता भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये भी आ सकता है। और मुख्य विशेषता पर प्रकाश डाले के जगह मुख्य विशेषताओं की विवेचना करें, मुख्य विशेषताओं के बारे में बताएं, ये भी आ सकता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब चलिए इसका आंसर देखते हैं। मुख्य विशेषता आखिर क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता की आखिर मुख्य विशेषता क्या क्या था, वो विशेषता को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले किसी भी चीज को विशेषता देखने से पहले उसके बारे में हम लोग लिखते हैं। क्या करते हैं, उसके बारे में लिखते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पहले लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन। तो देखिए अगर इसको आप अंत तक देखे ना तो हम अभी आपको याद करवा देंगे ये सारा क्वेश्चन के आंसर। इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, लेकिन हम अभी याद करवा देंगे और बार बार आप रिवीजन करते रहिएगा, हमेशा याद रहेगा परीक्षा में। ये नहीं कि जब परीक्षा है उस समय रट रट कर याद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो चलिए इस शुरू करते हैं। इसका आंसर देखिए क्या होगा, मुख्य विशेषता में सबसे पहले क्या लिखेंगे, इस सभ्यता का उत्खनन, इस सभ्यता का उत्खनन जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में शुरू किया गया। अब बहुत सारे लोग कहेंगे जॉन मार्शल कहाँ थे, वो तो दयाराम साहनी थे ना, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी ने खोज किया था। फिर ये जॉन मार्शल कहाँ से आ गए थे, देखिए मुख्य निर्देशक यही न थे, भारतीय पुरातत्व विभाग के मुख्य निर्देशक यही थे। मुख्य निर्देशक कौन थे, जॉन मार्शल। इन्हीं के नेतृत्व में शुरू किया गया था। और जिम्मेवारी किसको दी गई थी, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो की जिम्मेवारी दी गई थी और दयाराम साहनी को दी गई थी हड़प्पा की जिम्मेवारी, और बहुत सारे लोगों को अलग अलग जिम्मेवारी दी गई थी। तो यही था, इस सभ्यता का उत्खनन जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में शुरू किया गया। प्राप्त अवशेषों से यह पता चलता है कि ये लोग व्यापारी थे। इतना लिख लिए, आपको कुछ याद करने की जरूरत पड़ा अभी तक क्या क्या हुआ कि इस सभ्यता का उत्खनन, इस सभ्यता का उत्खनन जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। यहाँ के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से ये पता चलता है कि ये लोग व्यापारी थे। जब व्यापारी थे कहाँ पर रहते होंगे, ये लोग नगरों में रहते हैं। ये भी लिखना है यहाँ से आगे क्या लिखना है, ये लोग नगरों में रहते थे और इनका मुख्य जो पेशा था वो व्यापार ही था। ये लोग कृषि भी करते थे, लेकिन नगरों में रहने वाले लोग मुख्य रूप से कृषि नहीं करते थे। वो लोग जो कृषि करते थे वो गाँव में रहते थे। इतना हो गया। और ये लोग शांति मूलक लोग थे। शांति मूलक का मतलब युद्ध नहीं करते थे ये लोग। अब इसके बाद क्या लिखना है, ये लोग शांति मूलक लोग थे क्योंकि यहाँ पर अस्त्र शस्त्र का कोई प्रमाण नहीं मिला है। क्योंकि यहाँ पर अस्त्र शस्त्र का कोई प्रमाण नहीं मिला है, ना ही युद्ध का प्रमाण मिला है, ना कोई हथियार का प्रमाण मिला है। ये सब यहाँ पर कुछ नहीं मिला है। इतना हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशों से भी व्यापार करते थे। इंट्रोडक्शन में पूरा इतना हो जाएगा, इतना लिख लेंगे तो इंट्रोडक्शन में ये लोग कहाँ थे, विदेशों से भी व्यापार करते थे। यानी शुरू में जो भी उनके बारे में जानते हैं वो सब लिख देना है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, अब ऐसे लिखकर अंडरलाइन डैश करेंगे, ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखकर अंडरलाइन डैश। अब उसके बाद अगर ये आप पॉइंट याद कर लिए ना, ये को पॉइंट याद कर लिए ना, तो समझिए अगर पॉइंट याद कर लिए तो आपको अब ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस पॉइंट याद कर लिए, एग्जाम में बस पॉइंट याद रहेगा। अब इसके बाद अपने मन से सब लिखते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको क्या याद करना पड़ेगा, वो पॉइंट याद करना पड़ेगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता मतलब क्या खास था, ऐसा बात जो खास होता है वही विशेषता होता है। मान लीजिए ये मार्कर की विशेषता बतानी हो तो क्या हो, ये अगर नया रहता तो बहुत अच्छा देखने में लगता,
मतलब नया था उस समय, अगर विशेषता बतानी हो तो क्या बताएंगे कि ये बहुत अच्छा है देखने में, अच्छा चल भी रहा है, अच्छा लिख रहे हैं, इसका आगे वाला जो ये लिखने वाला है वो अच्छा है, इसका कैप अच्छा है, ये सब विशेषता हो गया इसका। ठीक वैसे ही अगर इस बोर्ड की विशेषता बतानी हो तो चमक ज्यादा है इस बोर्ड में, व्हाइट है, ये देखने में अच्छा लग रहा है, इस पर अच्छा मार्कर से लिखा रहा है, ये सब विशेषता हो गया। तो वैसे सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषता थी? तो सबसे पहले नागरिक सभ्यता था। नागरिक सभ्यता यानी कि सभी लोग समान रूप से आपसी मेल जोल से रहते थे और सभी लोग लगभग बराबर थे। अब देखिए आपसी मेल जोल से ये सब लिखना नहीं है, यहाँ पर अब क्या लिखना है, इनकी सभ्यता मुख्य रूप से व्यापार प्रधान थी। इनकी सभ्यता मुख्य रूप से क्या लिखना है, मुख्य रूप से व्यापार प्रधान थी। क्या थी? व्यापार, मुख्य रूप से व्यापार प्रधान थी। मुख्य रूप से क्या थी? इनकी सभ्यता मुख्य रूप से व्यापार प्रधान थी और ये लोग मुख्य रूप से व्यापार पर ही निर्भर रहते थे। व्यापार में अब इसमें क्या लिखना है, व्यापार में बहुत सारे वस्तुओं का ये लोग व्यापार करते थे, जैसे कपड़ा, जैसे अब इसमें क्या लिखना है, जैसे कपड़ा, मन का ये मृदभांड और मोहरे और लकड़ी, ये सब और बहुत सारे धातु का भी व्यापार करते थे। मतलब अलग अलग चीज लिखना है, लकड़ी, धातु, मन का, मुहर, ये सब अलग अलग वस्तुओं का ये लोग विदेशों में भी व्यापार करते थे। ये हो गया, विदेशों में भी व्यापार क्या करते थे, ये करते थे। आगे बढ़ते हैं, ये लोग विदेशों में व्यापार करते थे और ये लोग इसीलिए ये लोग बहुत ही धनी थे और ये लोग कहाँ पर रहते थे, नगरों में रहते थे। हो गया यहाँ तक नागरिक सभ्यता में। उसके बाद कांस्य सभ्यता। अब यहाँ पर क्या लिखना है, सिंधु घाटी सभ्यता को, कांस्य सभ्यता लिखकर अंडरलाइन कर लिया, तब लिखना है सिंधु घाटी सभ्यता को मुख्य रूप से धातु युगीन सभ्यता कहा जाता है, जिसमें सबसे पहली प्रधानता तांबा को दी जाती है। सबसे पहले जो बर्तन निर्माण होते थे, अब इसमें सब लिखना है, जिसमें बर्तन निर्माण होते थे, यहाँ कोई भी हथियार निर्माण होता था, ये सब तांबा का होते थे। लेकिन समय बढ़ने के साथ साथ ये लोग कांसा बनाना सीख गए और उसके बाद ये लोग कांसा का उपयोग करने लगे और जितने भी बर्तन हथियार बनते थे ये सब कांसे के बनते थे। हो गया, इतना समझ में आ गया। इसीलिए इस सभ्यता को कांस्य सभ्यता कहते हैं। लिख लिए ना? अब समझिए वो बात। आप लोग कहेंगे कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं हथियार कुछ था ही नहीं, यहाँ पर कैसे हथियार था? तो जो हथियार था ना वो ऐसे तलवार मिला हुआ है ना कि लगता है कि वो बस कोई छोटा मोटा काम करने के लिए वो तलवार बनाया गया है, न कि युद्ध लड़ने के लिए। वो तलवार देखिए कि पता चल रहा है कि वो युद्ध लड़ने वाला तलवार नहीं है। अब अपने छोटे मोटे काम करने के बाद छोटा मोटा कुछ काटना होगा या कुछ और भी करना होगा, मान लीजिए कोई खेती होती करना होगा, ये सब, या किसी भी चीज को हटाना होगा, काट कर छोटा मोटा पेड़ होगा या कुछ भी होगा हटाना होगा, तो उनके लिए वो लोग प्रयोग करते थे। तो इसके लिए उनको हथियार तो चाहिए। उसके बाद शांति मूलक सभ्यता। हड़प्पा वासी बहुत ही शांति प्रिय लोग थे। ये लोग हमेशा ये हड़प्पा सभ्यता के लोग हमेशा शांति चाहते थे, ये या शांति मूलक लोग थे। यहाँ पर कभी भी युद्ध या राजा का कोई प्रमाण नहीं मिला हुआ है। यहाँ पर न युद्ध होता था, न हथियारों का कोई प्रमाण मिला हुआ है, न युद्ध का प्रमाण मिला हुआ है, ये सब कुछ भी है, न सैन्य संगठन का प्रमाण मिला हुआ है, ये सब कोई भी यहाँ पर प्रमाण नहीं मिला हुआ है। जो भी हथियार मिले हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि ये हथियार युद्ध लड़ने के काम में नहीं आते होंगे। समझ में आ गया? ये शांति मूलक सभ्यता, इसीलिए इस सभ्यता को शांति मूलक सभ्यता कहा जाता है। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नगर योजना एवं भवन निर्माण कला, ये लिखकर डैश देंगे। अब ये लिखकर ऐसे डैश अंडरलाइन डैश करेंगे। अब नगर योजना एवं भवन निर्माण कला, अब यहाँ पर लिखना है, देखिए नीचे, इसी के नीचे इसका भी इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा लिखेंगे। हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन और भवन निर्माण कला सबसे उत्कृष्ट है। अभी तक इतिहास में सबसे उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। प्राचीन इतिहास में सबसे उत्कृष्ट नमूना माना जाता है, क्योंकि नालियों और भवनों का इतना अच्छा डिजाइन का जो डिजाइन बनाया गया था, ये सिर्फ हड़प्पा वासी ही बना सकते थे। ये सब कौन बना सकता है? हड़प्पा वासी। इसीलिए माना जाता है कि यहाँ का नगर नियोजन और भवन निर्माण कला बहुत ही उत्कृष्ट था। इतना लिख लिया ना? अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हम जो ये बात बोल रहे हैं ये सब अपने से बोल रहे हैं ना,
ये हम जानते हैं, ये सब अपने से बोल रहे हैं, तो इसीलिए आप लोग ये नोट्स करते जाए, तो आप लोग भूल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये सब नोट्स बनाते जाइएगा, नहीं तो भूल जाइएगा। अगला दुर्ग के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब इसके लिखने के बाद भवन नगर योजना में क्या लिखेंगे? सबसे पहले दुर्ग ने बनाया गया था। हाँ देखिए, अब एक और बात समझिए, यहाँ पर अगर आप दुर्ग के बारे में लिखेंगे ना, तो साइड में ऐसे बना दीजिएगा नीचे और लिखिएगा दुर्ग। क्या लिखिएगा? दुर्ग। छोटे छोटे घर टाइप का बना दीजिएगा, ये रास्ता एगो दुर्ग बना दीजिएगा, छोटा छोटा घर बना दीजिएगा। समझ में आया? दुर्ग लिखने के बाद, दुर्ग लिख कर उसके बाद हम हिंदी जो लिखवाएंगे उसके लिखने के बाद ये सब घर बना दीजिएगा। अब समझिए, यहाँ हड़प्पा सभ्यता के या सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर नगरों में दुर्ग के प्रमाण मिले हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगरों में दुर्ग के प्रमाण मिले हुए हैं। ये इन जो हड़प्पा सभ्यता के अधिकतर नगरें दुर्ग से घिरी हुई रहती थी, और दुर्ग ऐसा होता था कि दुर्ग बहुत ही चौड़ा दीवार होता था। दुर्ग क्या होता था? नगरों के चारों तरफ एक चौड़ा दीवार बनाया रहता था, उसी को दुर्ग कहते हैं। और चौड़ा और बहुत ही ऊंचाई पर वो दीवार बनाया रहता था। हो गया, इतना समझ लेना। अब लिखना क्या है? अब लिखना कि ये दुर्ग इनको बाढ़ और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा देता था। ये दुर्ग इनको बाढ़ और बाहरी आक्रमण से सुरक्षा देता था, इसीलिए दुर्ग को एक उत्कृष्ट नगर योजना के तहत माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के एक उत्कृष्ट नगर योजना के तहत एक बेहतरीन नमूना माना जाता है इसको, दुर्ग को। आगे बढ़ते हैं। सड़कें एवं आवासीय भवन। यहाँ की सड़कों का डिजाइन बहुत ही उत्कृष्ट था, क्योंकि यहाँ की जो सड़कें थी एकदम चौड़ी और सीधी थी, और बहुत ही चौड़ी सड़कें थी और सीधी सड़कें थी, इसीलिए। और सड़कों के किनारे नाली बनाया गया था, इसीलिए यहाँ के जो नगर नियोजन है या सड़क निर्माण कला है उसको बेहतरीन माना जाता है। आवासीय भवन। आवासीय भवन छोटे हो या बड़े, यहाँ पर अब लिखना है। उसके बाद आवासीय भवन छोटे हो या बड़े सभी एक ही आकार के होते थे, सबका डिजाइन आकार एक ही होता था। लेकिन हर कोई ऐसा कहीं कहीं ऐसा प्रमाण मिला हुआ है कि आवासीय भवन 2 मंजिला या 3 मंजिला भी मिला हुआ है, और कहीं कहीं आवासीय भवन बस एक ही उसका घर, यानी कि एक ही मंजिल उसका बनाया हुआ है, और सभी का जो बनावट है वो समान है। और आवासीय लगभग सभी आवासीय भवनों में एक बात उभयनिष्ठ देखने को मिलती है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है। उभयनिष्ठ देखने को मिलता है कि सभी आवासीय भवन में एक रसोई घर, एक कुआं, एक रसोई घर जरूर होता है, यानी कि सभी आवासीय भवन में एक कुआं और एक रसोई घर होता था। इतना हो गया जल निकासी प्रणाली के बारे में लिख लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ऊंचे ऊंचे भवन बनाए गए थे। जल निकासी प्रणाली यहाँ की अभी तक सबसे बेहतरीन जल निकासी प्रणाली मानी जाती है, क्योंकि सड़कों के किनारे बड़े बड़े नालियां, मतलब चौड़ी नालियां बनाई गई थी, और नालियों में जगह जगह पर गड्ढा बनाया गया था, जो अपशिष्ट पदार्थों को जमा होने के लिए वो बनाया गया था। अपशिष्ट पदार्थों को जमा होने के लिए बनाया गया, तो समय समय पर उन नालियों की सफाई होती थी, और नालियां हमेशा ढकी हुई रहती थी। और जो नालियां होती थी वो बाहर जाकर, शहर से बाहर जाकर बड़े नाले मिलकर नदी में प्रवेश कर जाती थी। इसीलिए यहाँ के जल निकासी प्रणाली एक उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली माना जाता है। समझ में आ गया? अगला स्नानागार। स्नानागार लिखकर अंडरलाइन डैश करेंगे। यहाँ का स्नानागार, हर घर में एक कुआं होता था और एक स्नानागार भी होता था, लेकिन मोहनजोदड़ो में ऐसा प्रमाण मिला, एक बड़ा स्नानागार का प्रमाण मिला हुआ है, जो कि वर्तमान समय में जो स्नानागार होते हैं उससे भी उत्कृष्ट स्नानागार मिला हुआ है। और एक बड़ा स्नानागार मिला हुआ है जो वहां पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल लोगों के लिए बनाया गया होगा। और उसके बाद क्या लिखना है कि उस स्नानागार में 2 नालियां बनाई हुई थी, एक साफ जल भरने के लिए और दूसरा गंदा जल को निकालने के लिए। और उस स्नानागार के चारों तरफ छोटी छोटी घर बनाए हुए थे, ताकि लोग भीगा कपड़ा क्या कर सके, बदल सके। और उसके बाद क्या कीजिएगा, ऐसे स्नानागार बना दीजिएगा, ऐसे, अरे टेढ़ा बन गया ना, ऐसे ये छोटे छोटे घर बना दीजिएगा, ऐसे ये लिख दीजिएगा स्नानागार लिख दीजिएगा, स्नानागार लिख दीजिएगा, लिख देते हैं अच्छा से, स्नानागार लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 नाली बना दीजिएगा, ताकि देखने में जो शिक्षक देखेंगे ना उनको अच्छा लगेगा, हाँ ये लड़का कुछ मेहनत किया, कुछ बनाया है।
तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। इससे अगला क्वेश्चन हम लोग अगले भाग में देखेंगे। हमें लगता है समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।